वेलकम गाइस। आज पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. इसका मीनिंग है 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस की सिटी अलार्म की एक स्टेट में थी। किंग ने ट्रूप्स को कमांडेड कर दिया था टू मूव इनटू द सिटी में घूमने के लिए। इसमें रूमर्स का मीनिंग है अफवाहें फैली डेट किंग जल्दी ये भी ऑर्डर करेगा कि सिटीजन्स पे फायर कर दी जाए। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. उन्हें इसमें वाला रूमर्स इसका मतलब है अफवाहें। प्यूपल मिलिशिया उन्होंने फॉर्म किया था सम 7,000 मैन एंड वोमेन। इसका मिलिशिया का अर्थ है एक तरह से फॉर्म की थी। उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ब्रोक कर दिया था इन सर्च ऑफ आर्म्स हथियार। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison Bastille. इसमें जो Bastille है वो fortress prison है कि एक जेल खाना है Bastille, where they hoped to find hoarded aluminium. Hoarded ammunition means gola barud. In the armed fight that followed, the commander the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. इसका मीनिंग है कि बहुत सारे लोग यानी सर्वर 100 नंबर्स में पीपल गए थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी और उन्होंने बेस्टाइल में आग लगा दी। स्ट्रॉन्ग आग लगा दी बेस्टाइल जो किला था उसमें। वेयर दे होप टू फाइंड डेट एम्यूनिशन। इधर होडेड एम्यूनिशन का मीनिंग है गोला बारूद। द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर द बेस्टाइल वो इसमें जो उसका कमांडर था बेस्टाइल का वो भी मारा गया और जो कैदी थे वो छूट गए। प्रिजनर्स रिलीज्ड। ये बस 7 ही कैदी उसमें थे। डिमोलिश्ड का मीनिंग होता है तबाह हो गया और उसके जो बेस्टाइल के स्टोन के टुकड़े थे उन्होंने वो मार्केट में बेचे गए उन लोगों के लिए जिनको इसकी याद में रखना था, कि डिस्ट्रक्शन की याद में उनको रखना था, उनके लिए बाज़ार में ये बेचे गए। नेक्स्ट पैराग्राफ अब पढ़ते हैं। So finally a group the day that followed saw more rioting both in Paris and countryside. उस दिन पेरिस में बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे थे और कंट्री साइड पर भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग विद्रोह कर रहे थे ब्रेड की हाई प्राइजेस को लेके। मच लेटर व्हेन historians looked back upon the time, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of most people at the time did not anticipate this outcome. How and why this happened? एंटीसिपेट का मतलब है आशा करना और इसमें इवेंट मीनिंग है घटना। सो इसमें सिंपली ये दिया गया है कि उस दिन से बहुत सारे दंगे होने लगे, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हाई प्राइस ऑफ ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ चुका था
ये बिगनिंग थी द चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूजन ऑफ द किंग। किंग के इस किंग का रूल का ख़त्म होने पे इवेंट्स की चेन बनती गई। पीपलों ने इसके बारे में कोई आशा नहीं की थी कि इसका क्या आउटकम होगा। पढ़ते हैं कि फिर इसका क्या आउटकम निकला। इन द फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसमें 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, ये है कुछ 17,000 से 18,000 का। ये जो टाइम पीरियड होता है उसको 18th सेंचुरी कहते हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर, तो 18th सेंचुरी मीन 1700 to 1800। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स का था वो राजा बना, थ्रोन था फ्रांस। वो 20 साल का था, उसने मैरिड किया एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सब याद करना है। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। उसके स्वागत पे न्यू किंग स्वागत पे उसने खाली तिजोरी को पाया। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, क्योंकि जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार उन्होंने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया था। एडेड to this was the cost of maintaining extra peasant court at immense palace of Versailles। इसके अलावा इसमें वो भी कॉस्ट जोड़ी गई थी जो मेंटेनिंग एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट की एट इमेंस पैलेस एट वर्साइल्स, यहाँ ये सब रखा गया था उसकी पार्टी वगैरह। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू gain their independence from common enemy Britain। लुइस 16 के अंडर में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस पाने में फ्रॉम 13 अमेरिकन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस पाने के लिए फ्रॉम अ कॉमन एनिमी ब्रिटेन। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये लाइनें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। The war added more than a billion laborers। इस बार ये जो वॉर था इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, वो था मोर देन अ बिलियन लेबर्स। इसमें लेबर मीनिंग है, लेबर इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस, इट इज कंटिन्यूड इन 1794। इट इज अ लेबर मीन्स इट इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस। नाउ lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। lenders जो state credit देते थे अब उन्होंने 10% चार्ज कर दिया था लोन पर। so the France government was obliged to spend increasing percentage of its budget on interest payments। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने भी इंक्रीजिंग परसेंटेज अपनी बजट की खर्च करनी स्टार्ट कर दी लोन to meet its regular expense such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities। The state was forced to increase taxes। इसलिए स्टेट को भी फिर टैक्स इंक्रीज करना पड़ा। अब ये देखते हैं कि टैक्स फिर कहाँ इंक्रीज होता है इसमें। Yet even this measure would not have suffered, पर ये भी मेजर कुछ काम नहीं आया। French society in the 18th century was divided into 3 states and the only member of third state had to pay taxes। The graph is too important that the French society was divided into 3 states। इस सोसाइटी थी, इसमें फर्स्ट स्टेट was the clergy, second state was nobility, the third state was composed of big businessmen, merchant, court official, lawyers etc। and इससे भी जो थोड़े थे वो थे पीजेंट आर्टिशियंस, से ज़्यादा थे स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबर सर्वेंट। ये थर्ड स्टेट में ये तीनों ग्रुप के पीपल थे, बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट, पीजेंट आर्टिशियंस, फार्मर्स एक्सेट्रा। So the society of free state was part of feudal system that dated back to the Middle Ages। फ्रांस के 18
द फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में एक तरह का फ्यूडल सिस्टम था. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. जो टर्म है ओल्ड रिजाइन, ये यूजली हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओल्ड रिजाइन. ये सिंपली डेफिनेशन है, लिख सकते हैं. The term old regime is usually used to describe the society in from 1789. Peasant made about 90% of the population. जो peasant थी उधर फ्रांस की, वो 90% of the population थी. However, a small number of them owned the land they cultivate. But बहुत ही कम लैंड था जो कि वो कल्टिवेट करते थे. Because about the 60% of the land was owned by nobles and the church and other richer member of the third estate. क्योंकि जो बाकी का 60% लैंड था वो नोबल्स और चर्च और अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के अंडर में था. द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी, enjoyed certain privileges by birth. जो मेंबर थे फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के, जो थे क्लर्जी और नोबिलिटी, वो इंजॉय करते थे कुछ प्रिविलेजेस यानी कुछ विशेष अधिकार अपने जन्म से. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. इसमें सबसे अच्छा उनके लिए था वो था एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मीनिंग उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था स्टेट के लिए. ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स. द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज. इसके और नोबल फ्यूडल प्रिविलेजेस को भी इंजॉय करते थे. द प्रिविलेज का अर्थ है विशेष कुछ अधिकार या सुविधाएं. दे इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट. पीजेंट्स वर ऑब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, to work in this house and field, to serve in the army and participate in building. पीजेंट को ये सारे काम करने पड़ते थे. इसमें ये सारे वर्ड्स की मीनिंग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे कि लेबर यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड 1794 था. एंड व्हाट इज क्लर्जी means group of persons invested with a special function in the church, means they are priest, means. And next is tithe. Tithe is a tax which was levied by the church comprising 1/10 of the agriculture produce, and tele is tax to be paid directly to the state. These both taxes are to be paid by only the third estate. In addition to these, they also had to pay to the state also. The church too extracted its share of taxes called tithes. जैसा कि अभी मैंने बताया, थर्ड स्टेट को ये दोनों ही तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे. जो तिथि था वो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, लेविट का मीनिंग होता है लगाया जाना, और जो टेले था वो लगाया जाता था नोबल्स के द्वारा. तो इस पैराग्राफ में यही है, ये दो टैक्सेस के बाद आप इन दोनों के डेफिनेशंस को याद करें अच्छे से. फिगर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. द स्ट्रगल टू सर्वाइव. इसमें जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसका मीनिंग है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर. मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो रहने का है तरीका वो एकदम खतरे में पड़ जाता है. अब इसको और अच्छे से समझते हैं इस पैराग्राफ के द्वारा. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. मीन जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की थी वो 23 मिलियन थी इन 1715 और वो बढ़ी 28 मिलियन तक इन 1789. सो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिसके से क्या हुआ, ये फूड ग्रेन्स के डिमांड में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ. So production of grains could not keep pace with the demand.
जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो एकदम गति नहीं रख पाया उसकी डिमांड तक। अब पेस का मीनिंग होता है गति और स्पीड। So the prices of bread, which was a staple diet of the majority, rose rapidly. जो प्राइस था ब्रेड का वो एकदम बढ़ा, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो स्टेपल डाइट था वो ब्रेड ही था। Most workers were employed as laborers in workshop, whose owner fixed their wages, but the wages did not. But the wages didn't keep pace with the rise in prices. पर जो wages थे, wages मीन्स रोज की जो क्या थी वो उनके ओनर डिसाइड करते थे। पर एज द इंक्रीजिंग प्राइजेस द wages are inadequate in amount. They also didn't keep the pace with the rising prices. So the gap between the rich and poor widened. इसके से ये हुआ कि जो गैप था रिच और पुअर का वो और भी ज़्यादा बढ़ा। Things become worse whenever drought or hail reduces the harvest. चीज़ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब कोई ड्राउट पड़ता था। सो इससे सब्सटेंस क्राइसिस हुआ, ये फैमिन बहुत ज़्यादा बार हो जाता था। ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन, हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रिजाइन? द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 ने ये पढ़ा सब्सटेंस क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। इसमें मैप दिया है बैड हार्वेस्ट से क्या क्या होता है, इससे ये मैप था। अब इसको फिल कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट पढ़ेंगे। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges में कुछ मीनिंग दिखते हैं। पहला है envisages। envisages का मीनिंग होता है परिकल्पना करना या फिर कल्पना करना। तो मिडिल क्लास जैसे ही ग्रो हुए तो उन्होंने कल्पना की प्रिविलेजेस के एंड की, यानी कि जो विशेष सुविधाएं दी जाती थी कुछ लोगों को बर्थ से, उनका एंड था ये। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked that means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This war left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. So इसमें जो मिडिल क्लास आर द पीपल फ्रॉम द थर्ड estate who are prosperous and had access to the education। तो इसमें मिडिल क्लास कौन थे लोग? मिडिल क्लास वो लोग थे थर्ड estate के जो प्रॉस्पेरस थे और एजुकेशन को उन्होंने एक्सेस कर लिया था, न्यू आइडियाज। 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। जो 18th सेंचुरी थी वो गवाह थी सोशल ग्रुप के इमरजेंस की, यानी उभरने की। टर्म्ड एज मिडिल क्लास, इसी को मिडिल क्लास कहा गया। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड and from manufacture of goods such as wool and silk textile that were either exported or brought by the richer member of the society. In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyers and administrative officials. थर्ड estate में peasants के अलावा भी और सारे प्रोफेशन थे, वो थे lawyers और administrative officials। All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth। ये सभी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे और वो का ये मानना था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का बर्थ से प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, यानी बर्थ से उसको कोई भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। मेरिट का मीन होता है योग्यता, इसके अलावा जो पर्सन की सोशल या फिर सामाजिक स्थिति है वो उसकी योग्यता पर डिपेंड होनी चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws। ये आइडिया एक कल्पना कर रही थी एक समाज की जो फ्रीडम और इक्वल लॉस पर बेस्ड हो एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये जो आइडिया थे
freedom and equal laws. ये philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his book Two Treatises of Government ने लिखा था इन्होंने, but put forward by philosophers such as John Locke and Jean. इन दोनों ने, जॉन लॉके एंड जीन जैक्यूस रॉसी ने बुक लिखी थी टू क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट. इन्होंने लॉकी साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट of the monarch, and Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. ये बहुत दोनों इसका इम्पोर्टेंट है. इस बुक ये किसने लिखी थी, बुक एग्जाम में आते हैं बहुत बार. एट हु रोड द बुक टू क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका आंसर है जॉन लॉकी एंड जीन जैक्यूस रोस्यू ROUSSEAU wrote this book, in which Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch, and Rousseau carried the idea forwarding that a government must be based on a social contract between the people and the representative. Here is a second book also, The Spirit of Laws. Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. इसमें बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉस. उसके राइटर है मॉन्टेस्क्यू, MONTESQUIEU. इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया है अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, दैट इज इन द लेजिस्लेटिव, executive and judiciary. So the book Spirit of Laws was written by Montesquieu. The model of government was put into force in the US after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights, important example of political thinker in France. इसमें ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ सकते एक बार. The ideas of this philosopher were discussed intensively in saloons and coffee houses, spread among pupils through book and newspaper. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. इसका मीनिंग है कि ये जो फिलोसफर्स के द्वारा आइडियाज़ दिए गए, जो फिलोसफर्स थे जॉन लॉक एंड जीन जैक्यू रोस्यू एंड मॉन्टेस्क्यू, इनके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हुए इन सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस एंड थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर. ये इसका द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th century was ended. Okay, so now we will meet in the next topic, that is the outbreak of revolution. So bye guys.